Hello students, welcome to ATP Star. Today we are going to discuss a new chapter of your history, that is the rise of nationalism in Europe. Basically in this chapter we are going to study कि किस तरीके से पूरे के पूरे यूरोप में nationalism, what does that, first of all what does that word mean, the nationalism. Nationalism का मतलब पहली चीज़ तो क्या होता है. See, if a particular person of a particular country, for example अगर हम यूरोप की ही बात करें तो किस तरीके से यूरोप के लोगों में नेशन के प्रति you can say the love for the nation किस तरीके से जागर हुआ, किस तरीके से उनको ये लगने लगा कि yes we are the people of this particular country, a particular nation and we should love our country, that's why that country is going to give respect and prosperity to us. तो rising of the feeling of towards the nation is known as what? Your nationalism. तो basically इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पूरे के पूरे यूरोप में क्या चेंजेस आए आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर वन. ठीक है, सो लेट जस्ट स्टार्ट. फर्स्ट थिंग अगर हम देखें तो ये पूरे के पूरे इसमें हमें क्या दिख रहा है, दैट अ पिक्चर. Now this picture indicates many of the things जिसकी वजह से यहाँ पर हमें पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों में चेंजेस आने लग गए और वो चेंजेस किस तरीके से टुवर्ड्स द नेशन क्या हुए, फैले, एंड हाउ द पीपल हैज टेकन दिस इनटू देयर सेल्फ. तो पहली चीज़ हम जो देख रहे हैं वो है एक पिक्चर. ये पिक्चर है जिसमें यू कैन सी एट वन, इधर पे हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी देख सकते हैं. यहाँ पे many of the people are marching, they are carrying the flag and some garbage has been put. तो ये सारी चीज़ें हम तो देख सकते हैं. अगर हम और फिर यहाँ पर ऊपर से कौन देख रहा है, दी जीसस क्राइस्ट, मतलब देयर गॉड इज वॉचिंग देम. स्टैचू ऑफ लिबर्टी इज स्टैंडिंग होल्डिंग द चार्टर ऑफ होल्डिंग समथिंग. नाउ व्हाट इज दिस, यहाँ पर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी अपने हाथ में ली हुई हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द चार्टर ऑफ द नेशन. चार्टर मतलब पूरी चीज़ें कहाँ पर क्या होनी चाहिए, कैसे लिखी गई, एक तरीके से यू कैन से समवॉट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी की पूरी पिक्चर क्या डिफाइन कर रही है कि अब ये पिक्चर आई कहाँ से. सी 1848 की बात है. चलो हम पिक्चर किससे शुरुआत करते हैं. द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द सीरीज शो द पीपल ऑफ यूरोप एंड व्हाट, अमेरिका. ठीक है, तो यहाँ पे जो लोग हमें दिख रहे हैं वो कहाँ के हैं, द पीपल ऑफ यूरोप एंड ऑल्सो द अमेरिका. एंड हु आर दे, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल द एजेस, सारी एजेस के जितने भी मैन एंड वुमेन हैं, दे आर रोमिंग एट वन प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह वो लोग जा रहे हैं. एंड हु आर दे, द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, offering homage to the Statue of Liberty as they pass by it. Next picture में what you can see is a female figure. As you have seen, a lady is standing, a female figure was shown with the torch of enlightenment. A lady you can see, यहाँ पर हम देख सकते हैं, a lady you can see here with holding a torch of enlightenment. See, she is having the torch on her hand. ठीक है, torch of enlightenment, one hand, and the charter of the rights of men in the other. One hand she is having the torch, on the other hand what she is having, the charter of the rights of the men. ठीक है, तो ये दो पिक्चर से हमें ये चीज़ें शो हो जाती हैं कि what does, क्लियरली शो हो जाती हैं what does that picture mean. On the third one हमें क्या दिख रहा है कि on the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of the symbols of the absolute institution. मतलब यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर हमने क्या देखा था कि दैट यू कैन सी द गार्बेज. नाउ व्हाट काइंड ऑफ गार्बेज इज दिस, ये पूरा का पूरा वो चीज़ें हैं जो मोनार्की में, मोनार्की सिस्टम जब चलता था, द किंग यूज्ड टू हैव इट एंड ऑल द थिंग्स आर देयर विच आर थ्रोन ओवर हेयर. तो तीन चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं. एंड द फोर्थ वन इज द जीसस क्राइस्ट
who is giving them the blessing, you can say, to all the people of the men or to all the people of the country who are from Europe and also from the America. ठीक है, नाउ यहाँ पर हमने पिक्चर देख ली, पिक्चर का पूरा डिस्क्रिप्शन देख लिया. नाउ यहाँ ये पिक्चर आई कहाँ से? There was a painter who has painted 4 pictures. ठीक है, जिसमें से one of the picture you can see over here and we have described it. Now who was that person? He was the Frederick Sorio. ठीक है, he was a painter जिसने एक यूथोपियन विजन बनाया. Now what does this utopian mean? See, any kind of feeling you can have. ठीक है, now वो जिस तरीके से उन्होंने पिक्चर में बताया, it is his feeling of the country कि at one time you can see this country. At that time अगर हम बात करें 80s की, जहाँ वर्ल्ड वार 1 चल रहा था, उस टाइम समय की अगर हम बात करें 70s और 80s की, at that time who were ruling? The monarchs. Who were ruling at that time? The monarchs. ठीक है, that is your what? The kings. तो कौन रूल करता था? मोनार्क्स. एंड कौन यहाँ पर पूरी की पूरी जितनी भी यू कैन से द होल पीपल यूज टू ओबे द मोनार्क वेदर दे आर लाइकिंग इट और दे आर नॉट लाइकिंग इट. तो हेयर सोरियो ने क्या एक यूथोपियन विजन बनाया. यूथोपियन मीन्स एक फीलिंग जिसमें कि वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं. थ्रू पिक्चर्स ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज फीलिंग्स, बट दैट थिंग इज नॉट पॉसिबल. अब ये तो नॉट पॉसिबल कब हो सकता था? एट दैट टाइम. ठीक है, जब वहाँ पर वर्ल्ड वार 1 हो चुका था, जब फ्रांस जैसी जगह पर क्या हो गया था? मोनार्की रूल हट गया था एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें आ गई थी, मतलब वो एक नेशनलिस्ट कंट्री बन चुकी थी. ठीक है, ये हमको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या क्या चेंजेस आए, किस तरीके से हुए थे. अगर हमने द फ्रांस रेवोल्यूशन अच्छे से पढ़ा होगा लास्ट ईयर में, तो ईजिली यू कैन गेट दिस थिंग्स वेरी वेल. तो अगर हम वापस से इसको थोड़ा सा मेमोराइज करते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये हमने देख लिया कि एक पिक्चर है, पिक्चर को किस तरीके से डिफाइन किया गया है सोरियो ने, फ्रेडरिक रोसियो ने. एंड हेयर ही हैज मेड हिज यूथोपियन विजन. The people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. यहाँ पे you have seen the flags also. किस तरीके से they are carrying their flags. Flags कौन से कलर के हैं यहाँ पे? The black, the red and the golden one. ठीक है, तो यहाँ से किस चीज़ की शुरुआत होती है? एक विजन की स्टार्टिंग होती है. That the people can also think of what? The people can also think of getting the independence, the freedom from the monarchs. अब ये तो हमने देख लिया कि क्या चीज़ें हैं. Now coming back, अब हम देखेंगे कि French Revolution and the idea of the nation. How the French Revolution has made people इतना ज़्यादा लिबरल यू कैन से इन थिंकिंग कि उनको एक आइडिया आया कि येस दे कैन ऑल्सो बिल्ड देयर नेशन लाइक दिस. अगर हम पूरे यूरोप की बात करें तो फ्रांस, जहाँ वो एक छोटी सी कंट्री थी, तो यहाँ पर क्या हुआ था? रिवॉल्यूशन हुआ था बिकॉज द पीपल वर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ whom? the king system of working and all the things जितनी भी liberty एक king को मिलनी चाहिए, and rather than focusing on the people of that country, he used to focus on what? On himself. प्लस उसके साथ जो उसके लोग रहते थे, फ़ायदा किसको होता था? सिर्फ और सिर्फ उसको, द नोबल्स, द जनरल एस्टेट्स पीपल एक्सेट्रा. ठीक है, लेकिन यहाँ पे हु वर द वर्स्ट सफरर्स. अगर हम मोनार्की के रूल को देखें, अगर हम फ्रांस की, अभी हम सिर्फ फ्रांस की बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट? द फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो हम प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस क्लास जो हमने 9th में पढ़ा हुआ है, उसको हम क्या कर रहे हैं? रिकॉल कर रहे हैं. तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, इट वाज जस्ट बिकॉज द पीपल वर नॉट एट ऑल हैप्पी विथ होम? द मोनार्क, द किंग, जो बॉर्बन डायनेस्टी के थे, लुइस फिलिप. ठीक है, हु वाज द किंग एट दैट टाइम? लुइस 16 वाज द किंग एट दैट टाइम व्हेन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड.
तो 1789 की बात करें तो जुलाई 1789 में व्हाट हैपेंड इज द पीपल गैदर्ड अराउंड एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, उन्होंने पूरी की पूरी उनकी क्या जला दी, पैलेस जला दिए, जो पैलेस वर्सलीज में था वो जला दिया, पूरी के पूरे आर्म्ड फोर्स इकट्ठा किए, जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनेशंस उस टाइम पे किंग्स एंड उनकी कम्युनिटी के पास हुआ करते थे, दे हैव स्नैच्ड फ्रॉम देम, और लोगों पे क्या करने लग गए, गुस्सा करने लग गए। विद दिस पॉइंट, विद दिस रनिंग टाइम, यहाँ पर धीरे धीरे जो लोग थे वो आगे बढ़ते गए और मोनार्की को क्या, सप्रेस करते गए। जब मोनार्की सप्रेस होती गई, किंग को हटा दिया गया, तो वो नेशन क्या कहलाया, द नेशन स्टेट कहलाने लग गया। ठीक है, जहाँ पर द पीपल विल बी हैविंग व्हाट, देयर ओन लैंग्वेज, जिसमें एक कॉमन लैंग्वेज होगी। नेशन स्टेट क्या कहलाता है, नेशन स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है वेयर ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री are having the common language to speak, the common dress to wear, the common customs, the common everything should be in a common way, तब जाके वो कंट्री एक नेशन स्टेट कहलाती है। तो जब फ्रांस की बात करी जाए तो पहला एक्सप्रेशन क्या आता है नेशनलिज्म का, वो कहाँ से आया, अगर हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करें, फ्रॉम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन विच हेल्ड इन 1789। तो फर्स्ट थिंग तो ये देख लिया हमने। फ्रांस को अगर हम देखें तो एक फुल फ्लेश्ड टेरिटोरियल स्टेट हुआ करता था 1789 तक में, अंडर द रूल ऑफ व्हाट, द एब्सोल्यूट मोनार्क। ठीक है, किंग की पूरा का पूरा क्या होता था, कंट्रोल होता था किस पे, फ्रांस पे। The political and constitutional changes that came in wake of the French Revolution, जितने भी चेंजेस आए, चाहे पॉलिटिकली आए या कॉन्स्टिट्यूशन को लेके आए, वो सब के सब आफ्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद ही आए, led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen, जहाँ only monarch used to rule, that whole thing converted to the people of the France। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। अब जो रिवॉल्यूशन था वो किस तरीके से हुआ, इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny, जहाँ only the king was having the right to shape the destiny, king के पास है, after that king's son, after that his son and his son and his son। तो ये चीज़ें किससे चल रही थी, पूरा का पूरा मोनार्की सिस्टम हट के जो शुरू से ही चलते आ रहा है, जो कभी पीपल ने इमेजिन तक भी नहीं किया होगा दैट दीज थिंग्स कैन चेंज ऑल्सो। नाउ द होल सोल पावर वॉज विथ whom, द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स। क्या क्या मेजर्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए, वेरियस प्रैक्टिसेस, जिससे कि क्या क्रिएट हो सके, अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग्स द फ्रेंच पीपल। धीरे धीरे जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे एट दैट टाइम, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, यहाँ पे कलेक्टिवनेस की उन लोगों ने क्या करा, एक फीलिंग जगाई टूवर्ड्स द पीपल ऑफ द कंट्री, सो दैट दिस फीलिंग should give some positive attitude to the people of the country and they should start thinking of what, our country। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया। अब जो रिवॉल्यूशन के बाद जो चेंजेस आए वो पहले क्या आए, द फर्स्ट चेंज वॉज अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। पहला चेंज क्या था कि एक फ्लैग बनाया गया जिसको क्या बोला गया, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग। पहली चेंजेस तो ये आया, जो क्या था, ट्राई कलर में था, was chosen to replace the formal royal standard। जो एक रॉयल फ्लैग हुआ करता था उसको हटाया गया एंड क्या बनाया गया, एक न्यू फ्रेंच फ्लैग ऑफ ट्राई कलर वहां पर बनाया गया। तो पहला चेंज आफ्टर द रिवॉल्यूशन इन द फ्रांस ये आया। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो दिस चैप्टर, सी बेसिकली अगर हम बात करें तो दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। यू विल बी गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर ऑल्सो। तो यहाँ पर ये हमें नहीं सोचना है कि ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये हमें पढ़ना ही पढ़ना है। अगर जिसको भी हिस्ट्री बहुत बोरिंग लगता है तो इसको हम एक स्टोरी फॉर्म में लेकर चल रहे हैं।
जैसे ही ये स्टोरी फॉर्म में आ जाएगा तो जो पीपल जिनका इंटरेस्ट नहीं भी है हिस्ट्री पढ़ने में, उनका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी चीज़ें देखें उसको एज अ स्टोरी देखें। अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? फ्रांस की बात कर रहे हैं। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन के बाद नाउ वी हैव कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट वर द चेंजेस आफ्टर द रिवॉल्यूशन। तो पहला चेंज क्या आया हमारा? दी फ्लैग, पहला बनाया गया फ्लैग जो ट्राई कलर में बनाया गया, रॉयल स्टैंडर्ड जो फ्लैग हुआ करते थे उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट। तो पहला चेंज तो ये आया। नेक्स्ट चेंज हमारा क्या आया? द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय, कौन इलेक्ट हुआ? द एस्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली। दूसरा चेंज हमारे इसमें क्या आया कि जनरल एस्टेट्स जनरल को क्या किया गया? वॉज इलेक्टेड। पहली क्या हुआ? इलेक्शन हुए, एक्टिव सिटीजन्स हुए, एक्टिव सिटीजन्स के थ्रू हुए और उसको क्या रीनेम दिया, उसको नाम क्या दिया गया? द नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स वर टेकन। थर्ड थिंग क्या हुई? चलो फर्स्ट थिंग क्या हुई? फ्लैग बनाया गया नया। सेकेंड थिंग क्या हुई? नेशनल असेंबली बनाई गई बाय द स्टेट्स जनरल। थर्ड थिंग हमारी क्या हुई? न्यू हिम्स बनाए गए और ओथ्स भी ली गई। सो सेकेंड थिंग वी हैव सीन दिस एंड थर्ड थिंग वी हैव सीन दिस। ठीक है, थर्ड चेंज हमने देखा। फ्रेंच, as it was spoken and written in Paris, became the common language of the nation. तो फोर्थ हमारा यहाँ पे क्या हो गया? जो फ्रेंच थी उसको क्या बनाया गया? दी नेशंस लैंग्वेज। ठीक है, तो कॉमन लैंग्वेज यहाँ पर क्या बनाई गई? फ्रांस में फ्रेंच। ठीक है, द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe, to help other people of Europe to become nations. जैसे कि पूरे यूरोप में फ्रांस was a country, अब नेक्स्ट मोटिव ऑफ द फ्रेंच पीपल क्या था कि पूरे के पूरे यूरोप, यहाँ तो इन्होंने एक पार्ट ऑफ यूरोप को क्या किया? नेशन स्टेट बनाया। Now the people were having, all the people were having what thing in their mind, that these nation state should become all others nation state as well. तो अब जहाँ पर पूरे यूरोप में सिर्फ फ्रांस को एक जगह बनाया गया, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड वॉन्डरिंग कि अब हम पूरे यूरोप को क्या बनाएंगे? नेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन, चेंजेस क्या हुए आफ्टर द रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट थिंग अब हम देखेंगे, व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs. तो यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे ये इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि अब जो लोग हैं वो रुकने वाले नहीं हैं, दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय ऑल द मोनार्की रूल एंड दे विल बी स्टैब्लिशिंग व्हाट? द नेशन स्टेट। सो हेयर मेनली किसका इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा जागा? द स्टूडेंट्स एंड द एजुकेटेड मिडिल क्लास फैमिली। हमें पता है कि मोनार्की सिस्टम में कौन कौन लोग ही रूल करते थे? या तो फर्स्ट एस्टेट के लोग जो नोबल्स कहलाते थे और क्लर्जी, ये दो लोग ही रूल करते थे। रेस्ट हु वर द पीपल? द एजुकेटेड बिजनेसमैन, द मिडिल क्लास पीपल, द स्टूडेंट्स, द लॉयर्स, जितने भी अब कैटेगरी जो पीजेंट्स, फार्मर्स, ये सारे बचते थे, आर्टिसंस जो होते थे, वो सारे अब किस कैटेगरी में हैं? तो मेनली जो सफरर्स हैं वो ही सबसे ज़्यादा डिमांड करेंगे किस चीज़ की? फॉर द फ्रीडम, टू मेक द नेशन द नेशंस स्टेट। नेशनलिज्म की फीलिंग सबसे ज़्यादा किस में आएगी? टू देम ओनली, बिकॉज दे वर द वर्स्ट सफरर्स। सबसे ज़्यादा टैक्स भी वही पे करते थे एंड रादर देन गेटिंग समथिंग दे यूज टू गेट द नॉमिनल वेजेस एंड रेस्ट ऑल द मनी यूज टू एंजॉय बाय द किंग्स एंड हिज सपोर्टर्स। तो अब यहाँ पर क्या चालू हुई? जब जैकोबिन्स क्लब लगाए गए तो जो उनकी एक्टिविटीज़ थी, देयर एक्टिविटीज़, कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज। ठीक है, तो यहाँ पर
ये हमने देखा है कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे अब वो क्या फॉर्म करेंगे, द आर्मीज ओनली। तो यहाँ पर उन्होंने क्या फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, द फ्रेंच आर्मीज, विच मूव्ड इनटू द हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली इन 70s 90। तो धीरे धीरे ये जो स्प्रेडनेस है वो पूरी तरीके से स्प्रेड होने लग गई ये चीज़ें इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज एज वेल। तो कौन कौन सी थी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ इटली। With the outbreak of the revolutionary wars, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. जहाँ वो सिर्फ फ्रांस तक confined थे, जहाँ उनको लगता था कि वो सिर्फ फ्रांस तक कन्फाइंड हैं, अब उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो टूवर्ड्स अदर नेशंस भी फैलने लग गया। जैसे जैसे दे स्टार्टेड डेवलपिंग देयर फीलिंग्स टूवर्ड्स द अदर नेशंस दैट दे कैन ऑल्सो गेट व्हाट द फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस, द फ्रीडम दे कैन ऑल्सो गेट। तो यहाँ पर धीरे धीरे जो एक्टिविटीज़ थी, जो कैंपेन्स थे, वो बहुत ज़्यादा फैलने लग गए। आफ्टर, ये अब हम कब की बात कर रहे हैं, आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर ये तो चीज़ें हमने देख ली कि पूरा का पूरा मोनार्की सिस्टम से हट के जो फ्रांस था वो किस में बन गया, जनरल असेंबली, नेशनल असेंबली में उसने अपने आप को क्या कर दिया था, घोषित कर दिया था। बट देयर वॉज वन पर्सन जो ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहा था एंड धीरे से उसकी एंट्री होती है। नाउ हु वाज ही, वाज द नेपोलियन बोनापार्टे। When the France people were enjoying their living, everything was going normal, suddenly a person came in front of them and he started ruling. So who was he? The Napoleon Bonaparte, ठीक है। Had no doubt, यहाँ पर उसने ये चीज़ें नहीं है कि जब वो आया तो उसने जितनी भी लोगों की मेहनत थी, जो मोनार्की से हट के जब असेंबली तक बनाने में उन्होंने जो मेहनत करी है वो सारी की सारी मेहनत पे पानी फेर दिया, यू कैन से। सो नेपोलियन ने जितनी भी इकोनॉमी डेवलप्ड हुई थी वो सारी की सारी साइड करी और अब वो किस तरीके से रूल कर रहा था, डिस्ट्रॉयड द डेमोक्रेसी इन फ्रांस व्हेन ही केम अप फ्रंट, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड। लेकिन अगर अब हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड उसने सेट किया था वो बहुत ही शानदार किया था। कैसे, जितने भी रिवॉल्यूशनरीज प्रिंसिपल्स उसने फॉर्म किए इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोस्ट नेशनल एंड एफिशिएंट। मतलब यहाँ पे उसने डेमोक्रेसी तो हटाई लेकिन उसके साथ साथ उसने बहुत से ऐसे चेंजेस किए जो लोगों के लिए फ्रूटफुल ही रहे। जो उसने फर्स्ट थिंग जो लागू करी थी दैट वाज द सिविल कोड ऑफ 1804 विच वाज also known as the Napoleon Code. Now what does this code belong to? Usually it was known as the Napoleon Code. Did away all the privileges based on birth. मतलब बर्थ से जो लोगों को प्रिविलेज मिली थी, अब यहाँ बेस्ड ऑन बर्थ से पहली प्रिविलेज तो क्या थी, किंग को जो मिली थी, नोबल्स जो मिली थी एंड द क्लर्जी, ठीक है। कि जितने भी प्रिविलेजेस थे जो बाय बर्थ से लोगों को मिले थे वो सबसे पहले तो उसने हटाए कि देयर विल बी नो प्रिविलेजेस गिवन टू द पीपल हु आर हैविंग इट बाय बर्थ। तो पहली चीज तो उसने ये सबसे अच्छी करी। दूसरी चीज उसने क्या करी, एंड ऑल द पीपल विल बी इक्वल बिफोर द लॉ। चाहे कोई भी कंट्री, चाहे फ्रांस में कोई भी लोग हों, चाहे वो किंग हो, क्वीन हो, मैन, वुमेन ऑफ ऑल एजेस, वेदर इट दे आर पुअर, दे आर रिच, यहाँ पर हर कोई इक्वल कहलाएगा बिफोर द लॉ। So two things of Napoleonic Code was there. First thing was कि उसने जितने भी privileges थे वो सारे के सारे हटाए किन लोगों से, जिनको by birth ये privileges मिले हुए हैं। तो first you can write the civil code of 1804 में if the question comes कि what was the Napoleonic Code or the civil code of 1804, तो first point you can express this कि पहली चीज़ तो उसने क्या करी,
though he has destroyed all the democratic systems, but many of the things he has given, or you can say he has taken the decisions, was very much good. तो पहली चीज तो क्या थी हमारी, बेस्ड ऑन बर्थ से जितने भी प्रिविलेजेस थे वो हटाए गए. सेकेंड थिंग, एस्टैब्लिश जितनी भी चीज़ें, इक्वालिटी, जितनी भी चीज़ें, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, दैट विल बी इक्वल इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, दैट इज कोई भी पर्सन बिफोर द लॉ नहीं होगा. बिफोर द लॉ की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर कोई भी पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी, whosoever it may be, अगर वो किंग है तो उसको भी मिलेगी, या वो फार्मर है तो उसको भी सेम पनिशमेंट ही मिलेगी जो कि अप्लाइड होगी. तो दूसरी चीज, ऑल अदर पर्सन विल बी इक्वल बिफोर द लॉ, और यू कैन से इक्वालिटी बिफोर द लॉ. सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, जितने भी लोग थे, थर्ड पॉइंट हमारा क्या हुआ, ये दिस इज द थर्ड वन, दिस द सेकेंड वन एंड दिस इज द फर्स्ट वन. ठीक है, तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी. यहां पर क्या होता था, दैट वी ऑल नो, कि जितनी भी प्रॉपर्टी होती थी वो सारी की सारी कौन लेके रखता था, द किंग एंड हिज सपोर्टर्स. अब यहाँ पर वो भी चीजें हटाई गई, एंड ऑल द पर्सन हु आर हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ देयर ओन, वो वहां पर किसी को भी कुछ नहीं देंगे, वो प्रॉपर्टी उसी की कहलाएगी. This code was exported to the regions under the French control. अब यहाँ पे नेपोलियन भी किसको ही रूल कर रहा था, फ्रांस को ही. फ्रांस को ही जब वो रूल कर रहा था, तो ये सारी चीज़ें जो नेपोलियनिक कोड या सिविल कोड जो था वो सिर्फ वहीं टेरिटरीज में लगाया गया जहाँ पर फ्रांस का कंट्रोल था. ठीक है, the Dutch Republic in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative divisions, abolished the feudal system. Now what do you mean by feudal system? See, क्या होता था पहले, जितने भी पीजेंट्स होते थे उनकी जितनी भी ज़मीन होती थी वो किसके पास होती थी, ज़मींदारों के पास. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होता था, जो ज़मींदार होते थे, क्योंकि इनके पास इतना टैक्स देने का होता था कि इनके पास द पीजेंट्स एंड द फार्मर्स के पास, तो सारी की सारी ज़मीन हु यूज्ड टू कीप इट, द पर्सन, द ज़मींदार्स. तो जो ज़मींदार्स क्या करते थे, यहाँ पर जितना भी प्रॉफिट आता था दे यूज्ड टू कीप विद देमसेल्व्स, एंड रेस्ट जो नॉमिनल वेजेस होते थे, जो नॉर्मल से भी बहुत कम होते थे, दैट वेजेस यूज्ड टू गिवन बाय द whom, the peasants and the farmers. तो ये सिस्टम क्या कहलाता था, फ्यूडल सिस्टम. तो इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या किया गया, अबॉलिश किया गया. Now after seeing all these kinds of things, though that country was not under the democratic control but was under the control of whom, the Napoleon. जब नेपोलियन के कंट्रोल में ये सारी चीजें थी, and he was becoming the hero. Why he was becoming the hero? Though the country is not having the democratic rule, but still that person who is ruling over the country, who has just gone through the war, अभी मतलब recently वो war से निकला है, तो किस तरीके से वो हीरो बन सकता है लोगों का. See, किस तरीके से, पहली चीज़ है जो उसने ये सारी चीज़ें हटाई, कि प्रिविलेजेस हटाए बाय बर्थ जो मिले हुए थे. नेक्स्ट, हर पीपल इक्वल होगा बिफोर द लॉ, राइट टू प्रॉपर्टी उसने बनाई. नेक्स्ट, उसने फ्यूडल सिस्टम को अबॉलिश किया. यहाँ पर सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, उसका दबदबा अब फ्रांस के आसपास जितनी भी कंट्रीज या छोटी छोटी जो भी थी कंट्रीज, वहाँ पर भी उन्हें लगा, लाइक द स्विट्जरलैंड, इटली, द डच रिपब्लिक एक्सेट्रा. तो ऑटोमेटिकली दिस पर्सन वॉज बिकमिंग द हीरो ऑफ द नेशन प्लस द अदर नेशन. नाउ ऑल अदर्स वांटेड कि नेपोलियन शुड रूल अस. जितनी भी कंट्रीज थी जो फ्रांस के बाहर से थी, जो उसमें कंट्रोल कर भी रहा था धीरे धीरे, तो सारे के सारे क्या चाहते थे, दैट द नेपोलियन शुड रूल अस. ठीक है, तो यहाँ तक तो हम क्या देख रहे हैं कि जो नेपोलियन है वो आता है और वो धीरे से जब रूल करना स्टार्ट करता है तो वो लोगों के बीच में क्या बन जाता है, वॉज द हीरो अमंग द पीपल ऑफ द कंट्री एंड आउटसाइड द कंट्री एज वेल. तो यहाँ तक हमें ये सारी चीजें क्लियर हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अब यहाँ पर और क्या चेंजेस आए, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड. तो दिस कैन बी आवर फोर्थ पॉइंट,
कि क्या हमारा हो सकता है जितने भी ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन सिस्टम होते थे वो पूरे के पूरे इम्प्रूव कराए गए। और यहाँ पर अभी भी कौन इम्प्रूव करा रहा है? द नेपोलियन ओनली। Peasants, artisans, workers and new businessmen enjoyed a newfound freedom. This is your fifth point. So, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि what was the Napoleonic Code, तो these 4 to 5 points you can write it easily. फिर से हम रिवाइज करते हैं क्या हो सकता है। पहली चीज तो उसने क्या करा, सारे प्रिविलेजेस को हटाया जो बाय बर्थ से लोगों को मिले थे। इक्वालिटी बिफोर द लॉ। Third one is the right to property. Fourth one is the transport and communication system. Sorry, this is your fifth point. This is your fifth point and this is your sixth point. Fourth point हमारा क्या था? Abolition of the feudal system. Fifth point हमारा क्या है? Transport and communication system को क्या कराया गया? Improve कराया गया। और सिक्स्थ पॉइंट हमारा क्या है? जितने भी पीजेंट्स, फार्मर्स, न्यू बिजनेसमैन, आर्टिसंस थे, अब वो क्या होने लग गए थे? दे हैव फाउंड अ न्यू फ्रीडम। फ्रीडम किस तरीके से? बिकॉज दे यूज टू पे द टैक्सेस, बिकॉज दे वर नॉट हैविंग इनफ फूड टू इट, बिकॉज ऑल द मनी विच दे यूज टू अर्न was with whom? ये यहाँ किसके पास चला जाता था? ये यहाँ जमींदारों के पास चला जाता, या जितने भी राजा महाराजा जो भी चीज़ें चलती थी जो पहले से चली आ रही हैं वो सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग ये चीज़ें चली आ रही थी। तो दे हैव फाउंड हु? द न्यू फ्रीडम टू लिव। तो दीज कैन बी द 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट, अब यहाँ पे और क्या चीज़ें हुई? जितने भी बिजनेसमैन थे एंड स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स थे इन पर्टिकुलर, began to realize that uniform laws, standardized weights and measures and a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another. जब उसने सारे के सारे टैक्सेस हटाए तो बिजनेसमैन्स को क्या मिलने लग गया? एक फ्रीडम ऑफ अथॉरिटी मिलने लग गई। नाउ हियर हर तरीके से चीज़ों को प्रॉपर वेट्स एंड मेजर्स के थ्रू मेजर किया जाता था। जितने भी लॉस थे वो एक प्रॉपर तरीके से यूज़ हो रहे थे। तो ओवरऑल यहाँ पर जितने भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, उसने जितने भी इम्पोर्ट ड्यूटीज़ थी वो सारी की सारी हटाई। इन शॉर्ट यू कैन से रिमूवल ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटीज़। ठीक है, तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ हटाई। तो दिस कैन बी योर 7th पॉइंट। सी, कोई भी आंसर को अगर हम पॉइंट वाइज बनाकर लिखेंगे तो वो क्या होता है? एक अट्रैक्टिव भी होता है, और दूसरी चीज़ ईजी टू होता है क्या? हमको मार्क्स गेन करने के लिए। तो यहाँ पर ओवरऑल नेपोलियन एक क्या हो रहा था? एक पूरी तरीके से हीरो बन चुका था अमंग द पीपल ऑफ द फ्रांस। However, in the areas conquered, the reactions of the local population to French rule were mixed. मतलब जो लोग outside the country थे वो उनका जो reaction था वो mixed था। मतलब they were neither happy nor they were sad also. So मिली जुली अगर हम बात करें तो Napoleonic Code was the good cause, was the good thing for the people of the country. Now अब ये कौन कौन सी कंट्रीज में और आगे आया? सच एज मैनी प्लेसेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of liberty. मतलब जितनी भी छोटे छोटे स्टेट्स थे आसपास के, अब वो लोग जो फ्रेंच के पीपल को वेलकम करते थे किस तरीके से? दैट दे आर द सेवियर्स ऑफ द कंट्री, दे आर द सेवियर्स ऑफ द लिबर्टी। तो यहाँ पर अब ये क्या होने लग गया कि हर कोई चाहता था, आसपास की कंट्री या स्टेट्स वाले भी, दैट नेपोलियन शुड रूल अस ऑल्सो, बिकॉज इन रिटर्न ही हैज़ गिवन सो मैनी थिंग्स, दो दैट कंट्री वॉज नॉट द डेमोक्रेटिक वन, बट स्टिल द पीपल वर एंजॉइंग एंड ऑन अ मिक्स्ड वे. Neither they were too sad nor they were too happy, but they were having the neutral feeling towards them. But the initial enthusiasm soon turned to hostility. Now, अब यहाँ पर नेपोलियन ने बहुत फ्रीडम दी, हर चीज़ों को दी, इक्वालिटी दी, लिबर्टी दी, सब कुछ दिया, लेकिन एक हॉस्टैलिटी थी वो कहीं ना कहीं अभी भी कम थी. As it became clear that the new administrative arrangements did not go hand in hand with political freedom. See,
पूरी कंट्री में हर लोगों को उसने हर तरीके की फ्रीडम दी, नो डाउट, बट एक फ्रीडम कभी भी नहीं दी, दैट वॉज द पॉलिटिकल फ्रीडम। ठीक है, तो यहाँ पे दिस कैन बी द कॉज, हर चीजें देने के बाद भी बट द पीपल वर नॉट हैविंग व्हाट द पॉलिटिकल फ्रीडम। Increased taxation, censorship, forced conspiration into the French armies required to conquer the rest of Europe all seemed outweigh the advantage of the administrative changes. यहाँ पर फ्रीडम, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं दिया, टैक्सेशन के रेट्स बढ़ाए, दो उसने बहुत इम्पोर्ट ड्यूटीज कम करी, बट यहाँ पर भी टैक्सेशन के रेट्स, जो टैक्स के रेट थे वो बढ़ाए। फोर्स्ड रिक्रूटमेंट करता था, वो कहाँ पर, इन दी आर्मीज, आर्मी में फोर्सफुली रिक्रूट करता था वो लोगों को, और वो लोगों को आर्मीज में भेजता था। तो यहाँ पर जहाँ उसका सपना था पूरे यूरोप को कॉन्कर करने का, वो सपना पूरा नहीं हो पाया, बिकॉज इफ यू आर गिविंग फ्रीडम टू द पीपल, तो फ्रीडम शुड बी होली सोली। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा एक तरफ का कुछ पार्ट दे दिया, रेस्ट पार्ट शुड बी अंडर योर कंट्रोल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज द पॉलिटिकल फ्रीडम, बिकॉज सम पीपल वर इन द हैबिट ऑफ लाइकिंग इट, बट सम वर नॉट। सो व्हाट अबाउट दो सम पीपल जो बिल्कुल भी ये चीज़ों को लाइक नहीं कर रहे थे, तो हाउ विल दे रेज देयर वॉइस। यहाँ पे तो पॉलिटिकल फ्रीडम उनने दे के ही नहीं रखी थी, प्लस टैक्सेशन के रेट्स बढ़ा के रखे थे, सेंसरशिप लगा के रखी थी, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट्स होते थे, कहाँ पर, इन दी आर्मी। सो दीज वर द चेंजेस जो यहाँ पर यूरोप में उसने किस तरीके से लाए। तो ये तो हमने देख लिया कि फ्रांस में कौन रूल कर रहा था, नेपोलियन, एंड व्हाट वर द चेंजेस ही हैज इंट्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वाज द नेपोलियनिक कोड। अब हम देखेंगे कि पूरा का पूरा जो नेशनलिज्म इन यूरोप किस तरीके से आया। नेशनलिज्म वी हैव ऑलरेडी सीन क्या होता है, द फीलिंग ऑफ द लव्ड फीलिंग ऑफ द पर्सन टुवर्ड्स हिज नेशन। नाउ हाउ दिस फीलिंग came into being in whole Europe, we are going to see this. Germany, Italy, Switzerland were divided into kingdoms, duchies and cantons whose rulers had their autonomous territories. अब हम ये तीन जितनी भी कंट्रीज हैं, यहाँ पर क्या था कि जो भी रूल था वो किसका था, मोनार्की रूल। शुरू से ही पूरे यूरोप में मोनार्की सिस्टम ही चला आ रहा है। अब उसमें से हम 1789 के बाद से फ्रांस को हटा देते हैं, बिकॉज वो एक नेशनल असेंबली बन गया था। लेकिन उस नेशनल असेंबली का जज्बा इतना था कि ऑल ओवर द कंट्री में भी वो फैलने लगा था। Now these were the three main countries, the Italy, Germany and the Switzerland, जो वो डिवाइडेड था, अपने अपने टेरिटोरियल में डिवाइडेड रहता था और लोग अकॉर्डिंगली काम करते थे, मोनार्की सिस्टम चल रहा था। Eastern and Central Europe were under autocratic monarchies within the territories of which lived diverse people। मतलब ये हम क्या देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन देख रहे हैं पूरे के पूरे रिमेनिंग कंट्रीज का, लाइक द जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड। They did not see themselves as sharing as collective identity of a common culture. Often they even spoke different languages and belonged to different ethnic groups. मतलब ये क्या था, नेशन स्टेट तो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। बिकॉज हेयर नेशन स्टेट में क्या चाहिए, पहली चीज तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस दे यूज टू स्पीक, दे यूज टू बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, they were not having any kind of common culture। तो ये चीजें कहाँ पर चल रही थी, the remaining part of the country, the remaining part of, जो फ्रांस को हटा के बात करी जाए, तो यहाँ पर ये चीजें चल रही थी कि they were not the nation state, ठीक है। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पर स्टेट्स थे वो नेशन स्टेट्स नहीं थे, because they were not having the common anything common among them। So the aristocracy and the new middle class। Now who were these aristocrats? अब ये जो aristocrats थे, ये जो people थे, वो कौन थे, एक अलग category of people थे, those who were rich also and were having some kind of image to the country या country के peoples की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो socially and politically
सोशली और पॉलिटिकली देखें तो एक जो एरिस्टोक्रेसी थी वॉज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। अगर हम देखें तो पूरा का पूरा जो डोमिनेंस था उसमें एरिस्टोक्रेट्स पीपल का बहुत बड़ा योगदान था। The members of this class were united by a common way of life. They all were who? All the aristocrats, जितने भी बड़े बड़े businessmen थे, लेकिन वो और जो दूसरे मिडिल क्लास लोग थे, लेकिन they were educated and they were having some kind of stand towards the people of the country. So these members were having some kind of class for its country. तो यहाँ पर उनका एक common way of living था that cause regional division. तो ये जो लोग थे, जो एरिस्टोक्रेट्स होते थे, वो अलग ही अपने उसमें रहते थे। they were cut off the, you can say पूरे के पूरे उससे वो कट थे और अपनी ही सोसाइटी बिलोंगिंग्स में रहना वो पसंद करते थे। they were having the same people who were of the same thinking, you can say. now यहाँ पे वो क्या ओन करते थे? they owned estates in the countryside. कहाँ पर रहते थे ये? कंट्री साइड में। एंड ऑल्सो टाउन हाउसेज, जितने भी टाउन हाउसेज है, जितने भी लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइडेड थी, वो वहीं पर ही रहना पसंद करते थे। दे यूज्ड टू लिव ऑन दैट कम्युनिटी ओनली। दे स्पोक फ्रेंच फॉर पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी इन हाई सोसाइटी। मतलब उनका एक चीज़ थी, अपनी डिप्लोमेसी दिखाने के लिए वो कभी कभी फ्रेंच भी बोल लेते थे। Their families were often connected by ties of marriage. मतलब वो शादियां भी करते थे तो अपने आपस में ही करते थे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि कोई और दूसरी कम्युनिटी का आके उन पे रूल करना स्टार्ट कर दे। तो ये दे यूज टू कनेक्टेड, दे यूज टू गेट कनेक्टेड बाय व्हाट? ऑल्सो द टाइज ऑफ मैरिज। This powerful aristocracy was however numerically, अगर हम देखें तो ये एक स्मॉल ग्रुप ही था। भले ही एरिस्टोक्रेट्स थे, लेकिन जो इनका ग्रुप था, जो ग्रुप ऑफ पीपल थे, वो बहुत ही क्या थे? स्मॉल थे। सो यहाँ पर ये होता है इनका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वॉज मेड अप ऑफ द पीजेंट्री। ठीक है, स्मॉल ग्रुप्स में कौन थे? द एरिस्टोक्रेट्स। ठीक है, ये क्या थे हमारे स्मॉल ग्रुप्स में। और जो मेजर ग्रुप ऑफ पीपल था, जो मेजर पॉपुलेशन थी, जो हाईएस्ट पॉपुलेशन थी, वो किसकी है? हमारी पीजेंट्स की। ठीक है, जितने भी पीजेंट्स, फार्मर, आर्टिसंस, ये सारे किस में आते थे? हमारे दी पीजेंट्स में। अब अगर हम डायरेक्शन वाइज देखें, अगर हम वेस्ट साइड की बात करें, द बल्क ऑफ द लैंड वॉज फार्म्ड बाय टेनेंट्स एंड स्मॉल ओनर्स। वेस्ट साइड में अगर हम देखें तो जितने भी लोग थे वो कौन से, कहाँ से बिलोंग करते थे? या तो पूरा का पूरा लैंड ओनर्स थे या स्मॉल टेनेंट्स और स्मॉल ओनर्स थे ऑफ लैंड की। अगर हम ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप को देखें, द पैटर्न ऑफ लैंड होल्डिंग वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय वास्ट एस्टेट्स। एस्टेट्स हमें याद है कैसे लोग हुआ करते थे? एस्टेट्स के जो हाई क्लास पीपल होते थे, जिनके पास शुरू से ही बाय बर्थ यू कैन से द प्रिविलेजेस they were having, which were cultivated by serfs. Now who are known as the serfs? The poorest of the peasants class. जो मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप है वो कौन है? हमारे पीजेंट्स हैं। पीजेंट्स में भी बिग, स्मॉल ऐसे लोग हुआ करते थे। तो सर्फ्स कौन कहलाएंगे? जो पुअरेस्ट ऑफ द पीजेंट्स होते थे। मतलब पीजेंट्स में भी जो सबसे लो कैटेगरी के लोग हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं है, एकदम ही पुअर हैं, वो लोग होते थे दी सर्फ्स। तो वेस्ट में हमने देख लिया छोटे छोटे स्मॉल ओनर्स रहते थे, प्लस हु वर दी, जो टेनेंट्स होते थे वो रहते थे, और जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स होते थे। अगर हम ईस्टर्न और पूरे का पूरा सेंट्रल यूरोप देखा जाए अगर, तो यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग का जो पैटर्न था वो कैरेक्टराइज कैसे होता था कि बड़े बड़े लैंड ओनर्स होंगे, लेकिन जो उनका कल्टीवेशन है वो कौन कर रहा है? दी सर्व्स। In western and parts of central Europe, the growth of industrial production and trade meant the growth of towns and the emergence of commercial classes whose existence was based on production for the market. अब अगर हम वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो उनका जो ग्रोथ का पैटर्न था वो क्या था? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पर यू कैन सी n number of industries over here, and
दिस वॉज द एक्चुअल प्लेस वेयर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री वॉज डिपेंडेंट, ये हम बोल सकते हैं। तो मैप वाइज हम ये देखते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सेंट्रल ये सब हमने देखा, और किस तरीके से जो बिलोंगिंग्स थी पीपल की वो डिवाइडेड है। कहीं पे स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैं लेकिन वो एरिस्टोक्रेट है, कहीं पे मेजर ग्रुप ऑफ पीपल हैं लेकिन वो क्या है, उनकी पॉपुलेशन पीजेंट्स की है, कहीं पे जो छोटे छोटे लैंड ओनर्स हैं वहाँ पर हैं, और पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल पार्ट किस साइड पे है, जो मेन ग्रोथ ऑफ द कंट्री है वो किस साइड पे है। तो अब अगर हम देखें तो मेन चीज़ है हमारी क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ से बिगैन हुई, ये तो हमें पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है जो इंग्लैंड से बिगैन हुई थी इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th century, but in France and parts of German states it occurred only during the 19th century। मतलब शुरुआती जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की हुई थी वो इंग्लैंड से हुई थी, और वो कब हुई थी, हाफ ऑफ द 18th century। मतलब 18th सेंचुरी के हाफ में और 19th सेंचुरी के एकदम अर्लीस्ट में यहाँ पर क्या हुआ था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो कहाँ हुई थी, इन इंग्लैंड। लेकिन जो फ्रांस है एंड अदर पार्ट्स ऑफ जो यूरोप और जर्मन स्टेट्स हैं वहाँ पे जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया वो कब आया, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, बिकॉज एट दैट टाइम ये अपनी इकोनॉमी ही डेवलप करने में लगे हुए थे, बिकॉज दे हैव बीन थ्रू अ वार राइट नाउ। तो यहाँ पे जब वार खत्म हुआ है तो इकोनॉमी पहले सेट करेंगे, फिर जाके क्या होगा, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बनेगा। इन इट्स वेक न्यू सोशल ग्रुप्स केम इनटू बीइंग। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अपब्रिंगिंग स्टार्ट होने लग गई तो यहाँ पे न्यू सोशल ग्रुप्स सामने आने लग गए। कौन कौन से, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन एंड मिडिल क्लास मेड अप ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन एंड दी प्रोफेशनल। तो यहाँ पे तीन तरीके की जो क्लास थी वो सामने आई। कौन कौन सी, इंडस्ट्रियलिस्ट सामने आए, स्मॉल बिजनेसमैन सामने आए, और जितने भी प्रोफेशनल्स थे जिनको इन सारी चीज़ों का, इन चीज़ों का नॉलेज है वो सारे क्या आए, आगे आए। ठीक है। इन सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर। अगर हम यूरोप में देखें तो जो सेंट्रल पार्ट है और जो ईस्टर्न पार्ट है, ये हमारा सेंट्रल पार्ट हो गया, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट हो गया। कहाँ का, यूरोप का। तो यहाँ पर दीज ग्रुप्स वर स्मॉलर इन नंबर टिल दी लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के आखिरी तक आते आते यूरोप में ये जितने भी नंबर्स थे बिजनेसमैन के, प्रोफेशनल्स के, इंडस्ट्रियलिस्ट के, वो सारे के सारे एक स्मॉल अमाउंट में थे। ठीक है। लेकिन फॉलोइंग द अबॉलिशन ऑफ एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज गेन्ड द पॉपुलैरिटी। it was among the educated liberal middle classes that ideas of national unity। अब यहाँ पे स्मॉल ग्रुप्स में क्यों थे, क्योंकि यही ग्रुप आगे आएंगे जो कौन होगा, या तो वो एजुकेटेड होगा, वो ही इन सारी चीज़ों को समझ सकता है कि किस तरीके से नेशन को थ्रू एजुकेशन, थ्रू प्रोफेशनल्स, थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन आगे लाया जा सकता है। रादर देन फोकसिंग ऑन वार वी शुड फोकस ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो इसलिए ये स्मॉल इन नंबर्स क्यों थे, इस तरीके से। It was among the educated liberal middle class that ideas of unity came into being, and also they started doing what, the abolition of aristocratic privilege, जो धीरे धीरे क्या करने लग गया था, पॉपुलैरिटी को गेन करने लग गया था। Now अब यहाँ पे लिबरल नेशनलिज्म क्या होता है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी किस तरीके से जो नेशनलिज्म है उसको हम लिबरल के थ्रू देखें। अभी तक टिल नाउ व्हाट वी हैव सीन इन दिस चैप्टर इज कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, व्हाट वर इट्स ड्रॉबैक्स, व्हाट वर इट्स इफेक्ट, व्हाट वर इट्स कॉजेस। ठीक है। अब ये जितने भी इफेक्ट्स, ड्रॉबैक्स और कॉजेस थे वो किस तरीके से गेन करके दूसरी कंट्री में आगे आए, एंड हाउ दिस यूरोप अब वो किस तरीके से चेंजेस की तरफ बढ़ते जा रहा था। नॉट ओनली आई एम टॉकिंग, हमने फ्रांस को तो देख लिया, अब हम पूरे यूरोप को देख रहे हैं। पूरे यूरोप में किस तरीके से चेंजेस आए, नेशनलिज्म आने लगा, किस तरीके से सिस्टम्स बदले गए, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से ग्रोथ होने लगी, ये सारी चीज़ें अब हम देख रहे हैं।
तो सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इज द लिबरल नेशनलिज्म, किस तरीके से पूरे यूरोप में आया और वो किस तरीके से स्टैंड करता था. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of what? The liberalism. Agar a person is having the thinking, a good thinking towards its nation that हमें लिबरल रहना है, हमारी जो थिंकिंग है उसको हमें न्यूट्रल करके चलना है, दैट हियर नॉट ऑल द पर्सन्स शुड हैव द राइट्स, और अदर देन यहाँ पर क्या फोकस करना चाहिए कि जितने भी लोग हैं उनको इक्वालिटी के बेसिस पे, उनके एजुकेशन के बेसिस पे उनको जज करो. If a person is very much educated, then what kind of position he should have, and if a person is not at all educated, what kind of position he should have. तो ये सारी चीज़ें कभी आएंगी जब लोगों की थिंकिंग बदलेगी, एंड ये थिंकिंग ही नेशंस को डेवलप करने में क्या करती है, सबसे ज़्यादा हेल्प करती है. For the new middle class, liberalism stood for freedom for the individual and equality before the law. Like I said, कब people liberal अपने आप को फील करेगा, that वो जब अपनी thinking ये बदलेगा कि I am not superior, I am equal just as the other people who is standing in front of me. तो यहाँ पे when the people will be having the feeling of equality, तब जाके जो नेशन है वो लिबरलिज्म की तरफ आगे बढ़ेगा, तब जाके वो जो नेशन है वो ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ेगा. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of the autocracy and clerical privileges, a constitution and representative government through parliament. किस तरीके से लिबरलाइजेशन एक कंट्री में आया? अब जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करी जाए तो पहली चीज तो क्या हुई थी, लिबरलिज्म किस तरीके से आया, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी लाया, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी लाया, जितने भी प्रिविलेजेस थे लोगों के पास बाय बर्थ से वो लेके आया. थ्रू नेपोलियन ओनली इट हैज केम, बट इट हैज केम फॉर द नेशन ओनली, एंड ऑल्सो इफ वी आर रिप्रेजेंटिंग अ नेशन दैट मीन्स वी आर रिप्रेजेंटिंग द नेशंस पीपल. तो यहाँ पे रेवोल्यूशन के बाद प्रिविलेजेस हटाए गए, एरिस्टोक्रेसी को, ऑटोक्रेसी को हटाया गया, पूरे का पूरे गवर्नमेंट को किस तरीके से रिप्रेजेंट कराया गया कि दे शुड हैव द पार्लियामेंट एंड दे शुड हैव द फ्रीडम ऑफ व्हाट, द पॉलिटिकल फ्रीडम दे शुड हैव. France, which marked the first political experiment in liberal democracy, the right to vote. तो पहली चीज जो लाई गई थी लिबरल पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इन लिबरल इकोनॉमी में जो पहली चीज लाई गई थी वो कौन सी थी, द राइट टू वोट. ठीक है, right to vote and to get elected was granted exclusively to property owning man. ये तो हमें पता है कि राइट टू वोट चालू हुआ था उस समय पे, किस में चालू हुआ था, एक्टिव सिटीजन्स विल ओनली बी हैविंग द राइट टू वोट. एंड नाउ हु वर दीज एक्टिव सिटीजन, जिसके पास अपनी सैलरी का 1/3 पार्ट जो भी है वो एज अ टैक्स देता है, आर टर्म्ड टू बी एज द एक्टिव सिटीजन. पहले जो एज थी राइट वोट की वो थी 25 साल, उसके बाद उसको कम करके 21 ईयर्स बनाई गई. एंड यहाँ पर एक्सक्लूसिवली वही लोग वोट कर सकते हैं जिनके पास खुद की प्रॉपर्टी होगी. तो दीज वर सम ऑफ द राइट्स टू वोट. यहाँ पे राइट टू वोट का भी क्राइटेरिया वो करके गया, क्राइटेरिया सिलेक्ट किया गया था कि अगर ये पॉइंट से एक पर्सन है जो एक्टिव सिटीजन कहला रहा है वो होगा तो यहाँ पर क्या होगा, वो राइट टू वोट के लिए क्या कहलाएगा, एलिजिबल कहलाएगा. नाउ मेन without property and all women were excluded from political rights that we have seen. ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम से ही चल रहा है, जब मोनार्की हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जब मोनार्की बनाई गई थी तब यहाँ पे क्या हुआ था, ऑल द मेंस वर हैविंग द राइट टू वोट. वो जो उनके क्राइटेरिया थे वो डिसाइडेड थे, क्या क्या थे वो हमने देखे. प्लस यहाँ पे वन मोर थिंग वॉज दैट कि वुमेन्स वर नॉट अलाउड टू वोट. तो दिस वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जितनी भी वुमेन्स होंगी उनके पास राइट ही नहीं था किसका, वोट करने का. Throughout the 19th and early 20th centuries, women and non-propertied men
ऑर्गेनाइज्ड अपोजिशन मूवमेंट्स डिमांडिंग इक्वल पॉलिटिकल राइट्स। तो यहाँ पर यहाँ पे क्या हो रही थी, जितने भी लोग हैं एक्सेप्ट whom the person who are the propertied man, वो अलग कर दो। अब यहाँ पे कौन लोग कैंपेन के लिए करेंगे, ऑब्वियसली द पर्सन हु वर नॉट हैविंग द राइट टू वोट, एंड हु वर दीज, द वुमेन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड ऑल द नॉन प्रॉपर्टीड मैन। ठीक है, इन 1834 अ कस्टम यूनियंस और जोवेलिन बनाया गया, वॉज फॉर्म्ड एट द initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 30 to 2. तो यहाँ पर जब जोवेलिन लगाया गया, एक कस्टम ड्यूटी थी, वो कस्टम यूनियन बनाया गया जिसको जोवेलिन बोला गया, और वो फॉर्म हुआ किस किस के बीच, प्रूरेशिया और जितने भी छोटे छोटे मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट्स थे उनके बीच में, जिन्होंने क्या अबॉलिश किया, जितना भी टैरिफ था जो 30 रुपीज़ लगता था वो सीधे घटाकर 2 रुपीज़ कर दिया गया। अब वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेटन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो धीरे धीरे लिबरलाइजेशन यू कैन से लिबरल नेशंस की तरफ ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अब क्या हो रही थी, पुश हो रही थी कि जैसे जैसे जो लोग जितने एजुकेटेड हैं, जितनी चीज़ें वो डिज़र्व करते हैं, उनके थ्रू उन सारी चीज़ों के प्रिविलेजेस उनको मिलने ही चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जिसमें मैन विदाउट प्रॉपर्टी वर नॉट अलाउड टू वोट, नो वुमेन विल बी अलाउड टू वोट। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें तो चलती ही आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ और जितने भी कस्टम ड्यूटीज़ थी, जो टैरिफ्स थे जो रिड्यूस होके 30 से 2 कर दिए गए, वो सारी चीज़ें आई, तो लोगों में एक मोटिवेशन आने लगा, एक इनोवेशन की तरफ जो देश है वो जाने लग गया। न न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। नाउ व्हाट वाज दिस, द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815। अब यहाँ पर नेपोलियन जो 1804 से 15 तक काम कर रहा था, वहाँ पर अब उसकी जो डिफीट है वो हुई। यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय अ स्पिरिट ऑफ कन्वर्टिज्म। अब यहाँ पे कन्वर्टिज्म बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ द नेपोलियन। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, properties and the family should be preserved. जैसे ही नेपोलियन हटा वैसे ही एक जो न्यू कंजर्वेटिव्स थे, जो कंजर्वेटिव्स कौन थे, ये वो लोग थे जो नहीं चाहते थे कि मोनार्की हटे, जितने भी सिस्टम्स शुरू से चले आ रहे हैं, जो हायरार्की फॉलो होती थी वो अभी भी फॉलो हो। तो ये वो सॉर्ट ऑफ पीपल थे जो चाहते थे कि जो भी चीज़ें शुरू से इस्टेब्लिश करी गई हैं, शुरू से जो रूल चले आ रहे हैं, शुरू से जो चीज़ें चली आ रही हैं कि राजा का बेटा राजा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, और जितने भी सिस्टम शुरू से फॉलो किए जा रहे हैं, इन्होंने वापस से अपनी चीज़ों को सामने लाना शुरू कर दिया बिकॉज ऑफ द डिफीट ऑफ द नेपोलियन। जहाँ नेपोलियन हटा वहाँ इनकी चीज़ें फिर से वापस से चालू हो गई। A modern army, an efficient bureaucracy, a dynamic economy, the abolition of feudalism and serfdom should strengthen the autocratic monarchies of Europe. Now, as we all know, जो नेपोलियन था वो बहुत strong person था, तब जाके ही वो ये सारी चीज़ें कर पाया। जब he started doing that, तो many of the people were opposed. अब यहाँ पे mixed feeling की बात करी थी हमने कि the people were having the mixed feeling, and who were having the mixed feeling? These kind of people, they conservatives, जो चाहते थे कि जो सिस्टम शुरू से चला आ रहा है वही सिस्टम वापस से चालू होना चाहिए। तो नाउ व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, अब धीरे धीरे जितने भी और देशों के जो राजा थे जिनको हटाकर ये मोनार्की हटाकर नेशनल असेंबली बना दिया गया था, जहाँ पर वो सारे फिर से क्या करने लग गए, आपस में मीटिंग्स, एंड व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स कौन कौन से थे, द ब्रिटेन, रशिया, प्रूरेशिया, ऑस्ट्रिया, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna to draw up settlement for the Europe. Now अब whole यूरोप को किस तरीके से चलाया जाएगा,
तो जितने भी मेन पीपल थे जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था, हु वर दे, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि कौन कौन सी कंट्रीज थी जो सामने आई थी जिन्होंने नेपोलियन को डिफीट किया था। तो हु वर दिस कंट्रीज, द ब्रिटेन, द रशिया, प्रूरेशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। These were the 4 countries who have collectively came in front and they have defeated whom, the Napoleon in 1815, ठीक है। अब यहाँ पर 1815 में वो वापस से इकट्ठा हुए कहाँ पर, यूरोप में, ठीक है। Now what was their intentions? The Congress who was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich, the delegates drew up the Treaty of Vienna in 1815. अब यहाँ पे जो मीटिंग हुई थी बिटवीन द ब्रिटेन, रशिया, प्रूरेशिया एंड ऑस्ट्रिया, कहाँ पर हुई थी, वियन्ना में। और किस लिए वो इकट्ठा हुए थे, हु द कांग्रेस, उस समय पे जब नेपोलियन को डिफीट किया गया था तो कौन बनाया गया था, दी होस्ट, दी ऑस्ट्रिया का कौन बनाया गया था, दी चांसलर ड्यूक मेटरनिच। Now what was the Treaty of Vienna? यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि what was the Treaty of Vienna in 1815? अब यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑब्जेक्ट ऑफ undoing most of the changes that had come about in Europe during the Napoleonic Wars, ठीक है। अब यहाँ पे उनका ऑब्जेक्ट क्या था, पहला, the Bourbon dynasty which had been deposed during the French Revolution was restored to power and France lost all the territories it has annexed under Napoleon। तो पहला उनका क्या था कि जितनी भी बॉर्बन डायनेस्टी थी जो फ्रांस के टाइम पर हटाई गई थी और उसको वापस से पावर में दिया जाए, और जो फ्रांस था जिसने जितनी अपनी टेरिटरीज खोई थी टू नेपोलियन, उनको वापस किया जाए। तो पहली ट्रीटी तो ये थी, फर्स्ट पॉइंट वाज दिस। Next, a series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion in future. Thus, the Kingdom of Netherlands, which included Belgium, was set up in the north. दूसरी चीज क्या थी, जितने भी स्टेट्स को सेट किया गया था कहाँ पर, बाउंड्रीज के फ्रांस में, जिन्होंने फ्रांस को अपने अंडर ले लिया था उनको हटाया जाए, और जो नीदरलैंड की किंगडम, जैसे कि नीदरलैंड की जो किंगडम थी विच इंक्लूडेड व्हाट, द बेल्जियम, उसको वापस से वहाँ पर किया जाए, नीदरलैंड में वापस किया जाए, ना कि वो फ्रांस में कहलाई जाएगी। सो दीज वर द 2 पॉइंट्स। नेक्स्ट थिंग व्हाट वाज दैट, Prussia was given important new territories on its western frontiers, while Austria was given control of northern Italy. तो यहाँ पर जिस तरीके से नेपोलियन ने सारी चीज़ें अपनी सेट करी थी आफ्टर द विड्रॉल ऑफ द नेपोलियन, या एनेक्स किया गया जब नेपोलियन को, तो वापस से सब लोग आगे आते गए जिन्होंने नेपोलियन को हटाया था और अपनी अपनी जितनी भी चीज़ें थी वो एक तरीके से वापस मांग रहे थे। अब ईस्ट में अगर देखा जाए, रशिया वॉज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड वाइल प्रूरेशिया वॉज गिवन पोर्शन ऑफ सेक्सोनी। द मेन इंटेंशन वॉज टू रीस्टोर द मोनार्की, चाहे जिसको जहाँ पे भी सेट किया जाए, रशिया को कहाँ पोलैंड में या प्रूरेशिया को सेक्सोनी में, किसी भी पार्ट को कहीं पर भी सेट किया जाए, अबॉलिशन किया जाए, main intention of this country was to restore the power of the monarchy। बस सिर्फ इसी चीज के लिए ये सारे ट्रीटी बनाई वियन्ना में 1815 में। That had been overthrown by Napoleon and create a new conservative order in Europe। तो वापस से इनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ ये था कि जो मोनार्की है उसे वापस से रिस्टोर किया जाए, और जितने भी काम नेपोलियन ने पूरी कंट्री में कहीं पर भी जो भी किए हैं उन्हें सब हटा के वापस से वैसा ही शुरू की तरह से सेट किया जाए। कंजर्वेटिव रेजिमेंट्स सेट अप इन 1815 वर ऑटोक्रेटिक, ठीक है। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनथलेस कंटिन्यूड टू इंस्पायर लिबरल्स। अब यहाँ पर किस चीज़ को मेन इंपॉर्टेंस दी जा रही थी, जो लोग वापस से अब ये सारी चीज़ें चाहते हैं, लाइक ऑल दी 4 कंट्रीज विच वांटेड कि वापस से मोनार्की को रीस्टोर किया जाए,
क्या वो आज के समय पे 1815, कहाँ वो 1789 का वॉर था, 1815 में आफ्टर अ वास्ट चेंजेस हैपेंड इन द कंट्री, does the people will allow them to restore their monarchy? So it's a big no. Why? Because already they have moved away from the path what they were having at the past. तो अब वो वापस इन सारी चीज़ों को कैसे रिस्टोर कर पाएंगे? लेकिन फिर भी जितने भी कंजर्वेटिव रेजिमेंट्स थी उनका मेन मोटिव 1815 में भी वापस यही था कि दे शुड गेट बैक देयर पावर्स. ठीक है. Major issues taken by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was the freedom of the press. ठीक है. So this was the Treaty of Vienna. Now what was the role of the revolutionaries over here? During the years following 1815, the fear of repression drove many liberal nationalists underground. अब जब यहाँ पर नेपोलियन हट गया तो जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे जो आगे आते थे, सो दैट यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हो रही थी टू मेक देयर नेशन लिबरल, अब ये रिवॉल्यूशनरीज क्या होने लग गए, वापस से छुपने लग गए. जहाँ वो एक टाइम पे खुलेआम हर जगह घूमते थे दैट ये सोसाइटी मेंटेन करना, ये कैंपेन करना, ये इस तरीके से नेशन को चलाना, या छोटे छोटे कैंपेन्स के थ्रू ये पीपल को अवेयर कराते थे, अब वो धीरे से क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए. बिकॉज अब यहाँ पे चीज़ें क्या थी, वो चेंज हुई. सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी यूरोपियन स्टेट्स. जहाँ वो खुलेआम ये सारी चीज़ें करते थे, अब व्हेन द कंजर्वेटिव्स भी आगे आने लग गए, ये ट्रीटी ऑफ वियना लगाया गया, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा खतरा आप किसको था, द रिवॉल्यूशनरीज को, बिकॉज दीज वर द ओनली पीपल हु वर यू कैन से यू वर ओनली प्रोवोकिंग द अदर पीपल ऑफ द कंट्री टू, you can say, to make them awake about their nation and how to take stand for the nation. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. Main motive तो इनका क्या था कि जो इतने भी ideas हैं उनको क्या करना है, spread करना है. To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress. ठीक है. जब वियना कांग्रेस के टाइम पे जितनी भी चीज़ें लागू करी गई, वो सारी की सारी में मेन चीज़ क्या थी, मोनार्की को अपोज करना. क्योंकि मोनार्की अगर अपोज करेंगे तब जाके ही जितने भी पीपल हैं, और whosoever it may be, जितने भी रेस्ट ऑफ द पीपल हैं, those who do not want the monarchical system to be happened, वो सबसे पहले ये सारी चीज़ें करेंगे. एंड हु वर दे, द रिवॉल्यूशनरीज. तो रिवॉल्यूशनरीज ने छोटे छोटे क्या करने स्टार्ट कर दिए, छोटे छोटे सोसाइटीज़ बनानी चालू कर दी, जिसमें वो अपने वर्ड्स के थ्रू यहाँ पे लोगों को अवेयर कराते थे दैट दिस शुड नॉट बी गेट हैपन. Most of these revolutionaries also saw the creation of nation states as a necessary part of this struggle for freedom. जहाँ पर नेशन स्टेट रहेगा तब जाके ही जो लोग हैं वो टूवर्ड्स द फ्रीडम और ज़्यादा क्या होंगे, झुकेंगे. अगर पीपल के अंदर ही वो फीलिंग नहीं रहेगी टूवर्ड्स देयर नेशन दैट नेशन शुड बी अ नेशन स्टेट, तो यहाँ पे किस तरीके से वो लोग आगे के लिए काम करेंगे फॉर देयर फ्रीडम. तो मेन मोटिव यहाँ पे रिवॉल्यूशनरीज का क्या था, द क्रिएशन ऑफ द नेशन स्टेट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल. One such individual was the Italian revolutionary. Who was he? The Giuseppe Mazzini. ठीक है. तो ऐसे ही रिवॉल्यूशनरी सामने आए, उनका नाम क्या था, वो इटालियन थे. एंड हु वाज ही, द Giuseppe Mazzini. Born in Genoa in 1807, he became a member of the secret society of the Carbonari. He subsequently founded two more अंडरग्राउंड सोसाइटीज. पहले तो वो क्या थे, एक रिवॉल्यूशनरी थे. एंड हु वाज ही वाज Giuseppe Mazzini. He was born in Genoa in 1807 and he became the member of the secret societies. ऑल ऑफ अ सडन जब लोगों को वो पसंद आने लग गए तो उन्होंने धीरे से अपनी दो सीक्रेट सोसाइटीज़ को बनाया.
कौन कौन सी थी, जो अंडरग्राउंड सोसाइटीज को बनाया। पहली कौन सी थी, यंग इटली इन मर्सिलीज एंड देन यंग यूरोपियन इन बर्न। ठीक है, दो सोसाइटीज कौन कौन सी बनाई थी, यंग इटली इन Marseilles and the young Europe in Bern. ठीक है, so these were the two underground societies which was formed by whom, the Giuseppe Mazzini, and he was an Italian revolutionary. ठीक है, whose members were like-minded young men from Poland, France, Italy and the German states. अब यहाँ पे इनके main members कौन कौन से थे, from Poland, France, Italy and the people or the German states. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि who was Giuseppe Mazzini, तो पहली चीज तो क्या लिखेंगे कि इटालियन रिवॉल्यूशनरी थे। He was born in Genoa in 1804. ठीक है, he was the 1807, I'm so sorry, 1807. उन्होंने मेंबर थे पहले तो वो सीक्रेट सोसाइटीज के, फिर उन्होंने खुद की अपनी एक अंडरग्राउंड सीक्रेट सोसाइटी बनाई। पहली कौन सी थी, यंग इटली इन मर्सिलीज एंड अदर वाज द यंग यूरोप इन बर्न। दो सीक्रेट सोसाइटीज ही हैज मेड एंड मेन मेंबर्स उस सीक्रेट सोसाइटीज के कौन कौन सी कंट्री के थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड द जर्मन स्टेट्स। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हो सकता है गिउसेप्पे मैज़िनी का। मैज़िनी बिलीव्ड दैट, नाउ व्हाट वाज हिज बिलीविंग्स, उनकी बिलीविंग ये थी दैट गॉड हैज इंटेंटेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। जहाँ पर उनको ये था कि जो गॉड का इंटेंशन है नेशन बनाने का, वो कैसा है, एक यूनिफाइड नेशन बनाने का, ना कि एक स्मॉल पैचवर्क के थ्रू उनका काम होना चाहिए, एंड इटली विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ इट। तो यहाँ पर उनकी मेन बिलीविंग क्या थी कि ये कंटिन्यू नहीं करेंगे टू बी अ पैचवर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम, रादर देन ही वाज फोकसिंग ऑन एन इंटेंटिफाइड नेशंस टू बी इट्स नेचुरल यूनिट्स। तो यहाँ पे मैज़िनी का जो थिंकिंग थी वो ये थी, दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। Following his model, secret societies were set up in Germany, France, Switzerland and Poland. Mazzini relentlessly opposition to monarchy and his vision of the democratic republics frightened the conservatives. Metternich described him as the most dangerous enemy of our social order. Who was Metternich? After the annexation of the Napoleon, Duke Metternich became the chancellor. हमको देखा है कि जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी 1815 में, वहाँ पे he was the head and he was also in the favor of what, the making of the monarchies again. तो जब यहाँ पर गिउसेप्पे मैज़िनी जैसे लोग सामने आए, रिवॉल्यूशनरी सामने आए, तो he has mentioned him what as the most dangerous man of the social order. ठीक है,